मैग्नेटिक इफेक्ट्स का नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं आज। राकेश सर की क्लास है, ध्यान दें, कॉपी पेन रेडी रखें और अपने नोट्स खुद बनाएं। क्या पढ़ना है हमने? व्हाट हैपन्स व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को प्लेस करें तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स एंड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स अंडर ऑल कंडीशंस। ऑल कंडीशंस मतलब चार्ज रेस्ट पर है तब भी फोर्स एक्ट होगी, मोशन में है तब भी फोर्स एक्ट होगी, और फोर्स कितनी होगी? क्या हुई? ये हमने पढ़ा। हर कंडीशन में फोर्स एक्ट होगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस फोर्स अपोजिट टू द फील्ड। बट फोर्स हमेशा होगी, चार्ज रेस्ट पर हो या मोशन में हो। मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है। कभी फोर्स होगी, कभी नहीं होगी। कब होगी, कब नहीं होगी? होगी जब, तो कितनी होगी, किधर होगी, दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। सो व्हेन डज अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स एंड व्हेन इट डज नॉट एक्सपीरियंस फोर्स, दोनों इंपॉर्टेंट है। कब फोर्स होगी और कब नहीं होगी। एंड व्हेन इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, हाउ मच इज द फोर्स, फॉर्मूला फॉर द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ध्यान दिया जाए, वी आर स्टडिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे अगला कंसेप्ट डायरेक्ट इसी से लिंक्ड है, ध्यान से समझा जाए। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और अपने नोट्स बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द फर्स्ट केस व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्ट होती है, ध्यान रखना, क्यों ही। बट when charge is at rest, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, सिंपली प्लेस द चार्ज, रेस्ट पर रख दें, इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगी। चार्ज एट रेस्ट डज नॉट एक्सपीरियंस फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वेरी सिंपल, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस, अगर चार्ज फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड और एंटी पैरेलल टू द फील्ड, अपोजिट टू द फील्ड, देन ऑल्सो नो फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज। द फोर्स एक्टिंग इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था, हमेशा ही फोर्स लग रही थी। चार्ज रेस्ट पर है, मोशन में है, जिधर मर्जी मूव कर रहा हो। मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पर है, कोई फोर्स एक्ट नहीं होगी। पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, फील्ड के अगेंस्ट या अलोंग, तब भी कोई फोर्स एक्ट नहीं होगी। वेरी क्लियर? इन बोथ केसेस द फोर्स एक्टिंग इज जीरो। थर्ड केस, we have any magnetic field. Third case, when charge is moving at certain angle with the field. We have charge Q moving with velocity v. Charge Q moving with velocity v. There of course it's at rest. अब अगर चार्ज किसी एंगल पर मूव कर रहा है, it experiences force and the force is given by QVB sin theta. Charge moving in a magnetic field with some velocity at certain angle with the field. Charge Q moving with velocity v in a magnetic field B at angle theta with it. The force acting on the charge will be QVB sin theta. ठीक है? एक्चुअली तो ये एक कंसेप्ट है जिसको हम 4 पार्ट्स में समझाते हैं या समझते हैं ताकि हमें ये बेसिक्स याद रहे। सिंपली फॉर्मूला लिख लिया और उसके बाद बस न्यूमेरिकल्स कर लिए, फिर जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो हमें आंसर करने में दिक्कत हो सकती है। सो व्हाट आई हैव डन इज इसका एनालिसिस कर दिया, इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। चार्ज एट रेस्ट, वेलोसिटी जीरो हो गई तो फोर्स जीरो होगी। चार्ज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड और एंटी पैरेलल टू द फील्ड, थीटा जीरो होगा या 180 होगा। इन एनी केस साइन की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो भी फोर्स जीरो होगी। और चार्ज अगर किसी एंगल पर मूव कर रहा है देन ऑफ कोर्स दैट्स द डायरेक्शन ऑफ दैट्स द अमाउंट ऑफ फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द चार्ज। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। हाँ, AB साइन थीटा इज A क्रॉस B, VV साइन थीटा इज V क्रॉस B। ठीक है जी।
कौन कौन से वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. विच पेयर ऑफ वेक्टर्स, बार बार क्वेश्चन आए हैं ये, विच पेयर ऑफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है, ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होता है. पहले भी किसी क्लास में हमने समझाया था, तो फिर से ध्यान दें. फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है ये? तो साथ साथ नोट करते रहें, नहीं तो वीडियो को रोककर नोट करें. चार्ज एट रेस्ट does not experience force in a magnetic field. Charge moving parallel or anti-parallel to the field does not experience force. और अगर किसी एंगल पर मूव कर रहा है, definitely some force acts on the charge and that's given by QVB sin theta. सोच सकते हो, can you think maximum force कब होगी? When will the charge experience maximum force? That becomes the fourth point. Charge experiences maximum force when it's moving perpendicular to the magnetic field. ये फील्ड है, चार्ज इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, दिस वे और दिस वे, किसी भी डायरेक्शन में विथ सम वेलोसिटी, तो इस पर मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगी. थीटा 90 हो जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा? 1. सो द फोर्स विल बी इक्वल टू QVB. 12th क्लास के लेवल पर मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी कंडीशन पर होते हैं. कंपटीशन में, नीट में, जेई में क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पर ज़्यादा होंगे, एंगल्स पर बहुत सारे होंगे, बट सीबीएसई या स्कूल लेवल पर वी गेट मोर क्वेश्चन ऑन द मैक्सिमम फोर्स. क्लियर है एकदम? आगे बढ़ते हैं. तो अगर फोर्स एक्ट हो रही है चार्ज पर व्हेन इट्स मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट सर्टेन एंगल, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का खेल है फोर्स की डायरेक्शन निकालना. बोलते ऐसे ही है ना, बाएं हाथ का खेल है, तो हमारे बाएं हाथ का, तो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का खेल है. ध्यान दिया जाए, द रूल सेज, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. स्टेटमेंट याद हो तो बहुत अच्छा है, वरना स्टेटमेंट के पार्ट्स बहुत अच्छे से दिमाग में घुसे होने चाहिए. इफ द फोर फिंगर, द मिडिल फिंगर, फोर फिंगर को इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर इज सेंट्रल फिंगर एंड द थंब, तीनों इंडेक्स फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब of the left hand, if they are held perpendicular to each other in such a way that index finger या forefinger points in the direction of magnetic field, middle finger points in the direction of motion of positive charge or current, then thumb gives the direction of force. स्टेटमेंट याद कर लें तो बहुत अच्छा है, और ध्यान में रखें उससे भी अच्छा है. फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर, मिडिल फिंगर, it should be in the direction of motion of charge and positive charge. Then thumb gives the direction of force. ये याद ही नहीं रहता है, पता नहीं क्यों बच्चों को ये भूल जाता है कि फील्ड की डायरेक्शन में कौन सी फिंगर होनी चाहिए और मोशन की डायरेक्शन में कौन सी फिंगर होनी चाहिए. तो याद करें, ये मदर, फादर, चाइल्ड, ये सब नहीं, प्रॉपर आप दो चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है. फील्ड की डायरेक्शन में कौन सी फिंगर और चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में कौन सी फिंगर. थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो कुछ मुश्किल नहीं है. थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो एक ही याद करना है, इसको याद कर लो. इट इंडेक्स फिंगर, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. पे अटेंशन, देखते हैं जरा ऐसा कैसे. वी हैव मैग्नेटिक फील्ड दिस वे, अपने अपने लेफ्ट हैंड्स यूज करें, and the charge is moving this way. I am giving you a very simple way to remember these things. Example ले रहे हैं आसान सा जिससे चीजें याद हो. Four finger in the direction of the field, four finger in the direction of the field, middle finger in the direction of motion of positive charge,
थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है जी, समझ आया एकदम ऐसे। यस, फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मिडिल फिंगर, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। देखो ध्यान से, दैट्स फोर फिंगर, दैट्स मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स किधर एक्ट होगी? आउटवर्ड्स। द चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी, और एक करते हैं फिर से। सपोज फील्ड इज अपवर्ड्स, चार्ज इधर मूव कर रहा है, वेलोसिटी, suppose field is upwards, magnetic field, charge moving this way, q with this moving in this direction, direction of force। चेक करो, फील्ड किधर है? ऊपर है ना। यही एक चीज याद रह गई तो कर सकते हैं। फील्ड अपवर्ड, मोशन दिस वे, देन द फोर्स इज आउटवर्ड्स। क्लियर? क्या हमेशा ही आउटवर्ड आएगी? नहीं नहीं, किधर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द गिवन डायरेक्शंस। बाय चांस ऐसा हो गया, इन बोथ केसेस वी आर गेटिंग द फोर्स आउटवर्ड्स, तो दैट डजंट बिकम अ रूल। फील्ड इनवर्ड, सॉरी अपवर्ड, मोशन दिस वे, द फोर्स विल बी एक्टिंग आउटवर्ड्स। ठीक है जी। दोनों फील्ड्स हों, अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट हो रही है तो फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स विल बी क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स क्यू ई, मैग्नेटिक फील्ड की क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और टोटल फोर्स वेक्टर सम ऑफ बोथ द फोर्सेस। हम पहले कह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर फोर्स एक्ट हो रही है, अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है, और अगर दोनों अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी फोर्स होगी और मैग्नेटिक फील्ड की भी फोर्स होगी। डायरेक्शन दोनों की अलग अलग हो सकती हैं, तो दोनों को अगर ऐड करना हो तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? इनका वेक्टर सम। कितना आ जाएगा ये? क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई प्लस V क्रॉस B। इस फोर्स को बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। द फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। हाउ वी डिफाइन इट? इट्स द नेट फोर्स, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। नेट फोर्स और टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू combined effect of electric and magnetic fields. We call the force as Lorentz force. Expression है, लिखना आ सकता है, definition पूछी जा सकती है। तो यहां तक हमने पढ़ा चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। रेस्ट पर है तो फोर्स एक्ट नहीं होगी, फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो नहीं होगी। कब होगी? जो किसी एंगल पर मूव करेगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैक्सिमम फोर्स कब होगी? जब दोनों फील्ड और मोशन परपेंडिकुलर होंगे, यानी व्हेन चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और अगर दोनों फील्ड एक्ट हो रही हो, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, तो फिर दोनों की फोर्स एक्ट होगी। द नेट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर फोर्स एक्ट हुई तो उसके बाद क्या होगा? चार्ज का पाथ कैसा होगा, वर्क डन कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, फोर्स कितनी होगी, तो ये चीजें अब हमें पढ़नी है। मोर इंपॉर्टेंट नाउ, आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट काइंड ऑफ मोशन अ चार्ज कैन पोजेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ये हम थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। तो नोट किया जाए, मोशन ऑफ अ चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। वही फर्स्ट केस,
when charge is moving parallel to the magnetic field. चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा हो तो क्या होगा? पढ़ा था हमने, चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी तो कोई फोर्स एक्ट नहीं होगी. नो फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज पार्टिकल. ठीक है जी, ये तो पढ़ा है, अभी पढ़ा था. जब कोई फोर्स एक्ट नहीं होगी तो इसका पाथ कैसा होगा? सेम रहेगा, स्ट्रेट. क्योंकि फोर्स ही नहीं एक्ट हो रही तो देयर वोंट बी एनी चेंज इन द पाथ. द पाथ विल बी स्ट्रेट. सीधा जा रहा है, सीधा ही जाएगा. बट आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर ये ऐसे जा रहा होता, वो आगे करते हैं. अभी द केस वी हैव टेकन इज व्हेन चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड. पैरेलल या एंटी पैरेलल कह लो. ओके, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज, द पाथ रिमेन्स स्ट्रेट. वर्क डन बाय द फोर्स जीरो, वर्क डन बाय द फील्ड जीरो, क्योंकि फोर्स ही एक्ट नहीं हुई. जब फोर्स एक्ट नहीं हुई तो वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा. ठीक है. और अगर वर्क डन जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. ध्यान रखना, 11th में पढ़ा था ना, शो दैट चेंज इन काइनेटिक वर्क डन इक्वल ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो अगर वर्क ही नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी. और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो स्पीड ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट अनचेंज्ड. इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा. कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. छोटा सा सिंगल कंसेप्ट है बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. फोर्स कितनी लगी ये पूछ सकते हैं, पाथ कैसा होगा, वर्क डन कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा या स्पीड में क्या चेंज आएगा. तो कोई चेंज नहीं आएगा. नाउ इट्स वेरी सिंपल. चार्ज 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है या 20 मीटर, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा. जितनी स्पीड है उतनी की उतनी रहेगी. काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा. फोर्स तो लगेगी ही नहीं. पाथ कैसा रहेगा? जैसा था वैसा ही रहेगा, स्ट्रेट. क्लियर है ये? ओके. ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं, इन पर क्वेश्चन होंगे. सेकेंड इज व्हेन चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. आई फाइंड दिस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर. बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर होते हैं. चार्ज अगर फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, सपोज ऐसे, क्या होगा? फोर्स लगेगी. कितनी लगेगी? क्यों हुई भी साइन 90 तो 1 हो गया. फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ध्यान से देखो, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना बाएं हाथ का खेल है. फील्ड तो इधर है और ये ऐसे मूव कर रहा है तो फोर्स किधर लगेगी? इस तरह. फील्ड मोशन तो फोर्स इधर लगेगी, बाहर की तरफ. यानी ये चार्ज ऐसे बाहर को घूम जाएगा, बाहर को. ठीक है. अगर ऊपर जा रहा होता तो इनवर्ड फोर्स लगती, नीचे आ रहा है तो किधर लग रही है? आउटवर्ड फोर्स. और फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी. ये हमने अभी पढ़ा था, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड फील्ड. जब भी फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर होती है दैट फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द पाथ इज सर्कुलर. सर ये एक बार दोबारा समझाओ, ध्यान से समझो. कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है. सपोज कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है. हमें पता है सर्कल में जब बॉडी मूव करती है तो इट्स ऑलवेज अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. वेलोसिटी इधर होती है, इधर. तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर. ये पढ़ चुके हैं. अगर यहां पर है तो फोर्स वेलोसिटी तो इधर होगी, फोर्स सेंटर की तरफ होगी, तो क्या होंगे? ये परपेंडिकुलर. आप कहीं भी चेक कर सकते हो. इस पॉइंट पर देखें, फोर्स इधर होगी, वेलोसिटी इधर होगी. तो जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, पाथ कैसा होगा? सर्कुलर. द फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स. क्लियर? अब यही चीज जरा यहां चेक करो. फोर्स एक्ट हुई इतनी और हमने पढ़ा था F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी. तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी ऐसे. ये इधर जा रहा है ना, तो फोर्स इधर एक्ट हुई तो परपेंडिकुलर होगी, तो पाथ कैसा हो जाएगा?
सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है, द पाथ बिकम्स सर्कुलर। और जब सर्कुलर पाथ होता है या फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर होती है तो वर्क डन कितना होता है? 0। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। और फिर अगर वर्क डन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जितनी थी उतनी रहेगी। स्पीड दैट्स आल्सो कांस्टेंट, इवन स्पीड डजंट चेंज। ठीक है जी, बहुत सिंपल आइडियाज हैं। फिर से समझो, चार्ज अगर फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, कोई फोर्स नहीं होगी, तो फिर जब फोर्स ही नहीं लगी तो जिधर जा रहा है जाता रहेगा, पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। और अगर फोर्स नहीं लगी तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। वर्क डन नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो मतलब स्पीड भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट वन, अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, फील्ड इधर थी, मोशन इधर हुई, फोर्स लगी क्यू वी बी, किधर लगी? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड इधर है, मोशन इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स आउटवर्ड्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। और अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी तो द फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो पाथ कैसा हो गया? सर्कुलर हो गया। वर्क डन सर्कुलर पाथ में 0 होता है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। और काइनेटिक एनर्जी, अगर वर्क डन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी और स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम पहले थर्ड केस करने से पहले, थर्ड केस मतलब किसी एंगल पर मूव कर रहे हैं, वो करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले डेराइव कर रहे हैं इस कंसेप्ट पर बेस्ड। समझे जाएं ध्यान से। हाँ जी, तो कुछ फॉर्मूले based on this concept. Charge moving perpendicular to the magnetic field experiences force QVB. This force acts as centripetal force mv square by r. इसका मतलब mv square by r equal to QVB. Very simple. V equal to QBR by V इक्वल टू क्यू बी आर बाई, एक V से V कैंसिल हो गया तो ये आ गया। यहां से रेडियस, रेडियस किसके इक्वल होगा? रेडियस एम वी बाई क्यू बी, ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। V को ओमेगा आर लिख सकते हैं क्योंकि पाथ सर्कुलर है, क्यू बी आर बाई एम, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा किसके इक्वल आ गया? क्यू बी बाई एम। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी क्यू बी बाई एम, तो टी किसके इक्वल आ गया? 2 पाई एम बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो आ गया क्यू बी बाई 2 पाई एम। द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। सर आपको तो ये सारे याद थे, आपने फटाफट लिख दिए, हमें तो धीरे धीरे टाइम लगता है ना समझने में, हम धीरे धीरे समझते हैं। फिर समझाओ, समझो। फोर्स QVB एक्ट होगी व्हेन चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, दैट फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों को इक्वेट कर दिया, V से V कैंसिल हो गया तो V किसके इक्वल आ गया? QBR बाई एम। R किसके इक्वल आ गया यहाँ से? MV बाई QB। V को ओमेगा R लिख सकते हैं, ओमेगा आ गया क्यू बी बाई एम। चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका इतना रेडियस होगा, ठीक है, स्पीड उसकी उतनी रहेगी जितनी पहले थी, वो इससे कैलकुलेट कर सकते हो। और क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है, विल हैव सम एंगुलर वेलोसिटी, वो इतनी होगी ओमेगा 2 पाई बाई टी, जिससे टी निकाल लिया। एक सर्कल पूरा करने का टाइम इतना होगा, वी कॉल इट टाइम पीरियड, 2 पाई एम बाई क्यू बी। और एक सेकंड में कितनी बार मूव कर जाएगा, वी कॉल दैट एज फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी क्यू बी बाई 2 पाई एम। द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होती है, अभी नहीं, वो आगे पढ़ेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। उसमें इसी फॉर्मूले से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, तो वी कॉल दिस फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी।
ठीक है जी। अब इसमें देखो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इस पर। स्पीड का फॉर्मूला चाहिए होगा, रेडियस का चाहिए होगा, एंगुलर वेलोसिटी का चाहिए होगा, टाइम पीरियड का चाहिए होगा और फ्रीक्वेंसी का चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? हाँ, ये सारे फॉर्म इन पे न्यूमेरिकल होते हैं तो इन्हें ध्यान रखा जाए। इसी में एक कंसेप्ट और ऐड करना है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², और v कितना है, v कितना है, qBr/m। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सॉल्व करो इसको, q²b²r²/2m। ध्यान रहे, energy of a charged particle in a magnetic field is generally calculated by this formula, q²b²r²/2m। तो हमें इसी एक कंसेप्ट से देखो ये इतने सारे फॉर्मूले मिले। ऑब्वियसली देयर कैन बी टू मेनी न्यूमेरिकल्स। दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स दैट गिव्स अस फॉर्मूला फॉर स्पीड, रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी। आपको कहा था कॉपी पेन रेडी रखें, वीडियो को रोक कर इसे नोट किया जाए। हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि चार्ज अगर रेस्ट पर है कोई फोर्स एक्ट नहीं होती, पर पैरेलल मूव कर रहा है तो फोर्स तब भी एक्ट नहीं होगी, पाथ स्ट्रेट रहेगा, स्पीड काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, वर्क डन 0 होगा। परपेंडिकुलर मूव कर रहा है स्टिल फोर्स हालांकि एक्ट हो रही है, बट दैट फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। Third case and the last one, when charge is moving at certain angle with the field, we have magnetic field, charge ऐसे move कर रहे हैं with some angle, velocity is v, velocity को resolve कर लो। Last concept ध्यान से समझो, ये होगा v cos थीटा और ये क्या होगा, v sin थीटा। वेलोसिटी हमने रिजॉल्व कर ली, एक कंपोनेंट आ गया v cos थीटा, एक आ गया v sin थीटा। ध्यान से देखो, अगर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट टू केसेस। कैसे, उसमें एक पार्ट, एक वेलोसिटी फर्स्ट केस इधर थी, सेकंड केस इधर थी, नीचे या ऊपर किधर भी ले सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लेनी है। तो एक वेलोसिटी ऐसे थी, इसकी वजह से कोई चेंज नहीं आएगा। ड्यू टू v cos थीटा the path tends to be straight. Due to v sin theta the path will be circular. फोर्स कितनी एक्ट होगी, qvb sin theta, हाँ, बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट। cos थीटा कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स एक्ट नहीं होगी, तो पाथ स्ट्रेट होगा, ये कंपोनेंट उतना ही रहेगा। क्लियर भाई, ये वेलोसिटी है, हमने इसको दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लिया, दो कंपोनेंट्स में, यानी इस चार्ज में दो वेलोसिटीज है, तो इसकी वजह से तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं होगी, यानी इसकी वजह से पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। और इस कंपोनेंट की वजह से पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा, तो सीधा भी जाएगा, इधर भी जाएगा और सर्कल में भी मूव करेगा। ऐसे कैसे, ऐसे देखिए, it goes in this direction along the field because of this component and follows a circular path because of this component. So we say the actual path will be helical. आया समझ में? कौन सा पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ। हाँ, इस तरह से, स्पाइरल नहीं बेटा, स्पाइरल तो ऐसे वाला होता है, ये स्पाइरल होता है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, हेलिकल पाथ। जैसे पेन में स्प्रिंग होता है ना आपके पेन के अंदर, हाँ, तो वैसा ऐसा पाथ होगा। वी कॉल द पाथ एज हेलिकल, वर्क डन 0। फोर्स का ध्यान रखना, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसी कंसेप्ट पर। ये कितना होगा, वर्क डन 0। काइनेटिक एनर्जी भाई कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, वर्क डन 0 है, सो रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। जब ये सब चेंज नहीं हो रहा, हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं
कि इतना कुछ हो रहा है, फोर्स भी लग रही है, पाथ के साथ चेंज हो गया, बट फिर भी वर्क डन जीरो है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है। इन पर क्वेश्चन होंगे, इसलिए पता होने चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है ये। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना अपना ध्यान रखें।